तो एक पाई मेसोन म्यू मेसोन एक पाई मेसोन म्यू मेसोन तथा न्यूट्रिनो में विघटित होता है। एक पाई प्लस मेसोन एक पाई मेसोन म्यू मेसोन तथा न्यूट्रिनो में विघटित होता है। पाई मेसोन का विराम द्रव्यमान पाई मेसोन का विराम द्रव्यमान 139.6 MeV अपॉन C स्क्वायर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन C स्क्वायर MeV अपॉन C स्क्वायर तथा म्यू मेसोन का विराम द्रव्यमान 105.6 MeV अपॉन C स्क्वायर हो। तो उत्पाद कण की गतिज ऊर्जा ज्ञात करो। तो उत्पाद कण की गतिज ऊर्जा ज्ञात करो मतलब अपन से टी म्यू और टी म्यू पूछ रहा है, इसके लिए T1 कहा था आपने और ये इसके लिए T2 कहा था। ठीक है, अब सुनो, अपन देखो एक सूत्र जानते हैं, यहाँ लिखा हूं मैं कि टी म्यू बराबर कितना था डेल एम सी स्क्वायर 1 माइनस एम म्यू T1 के लिए लिखना है T1 तो एम यू अपॉन एम पाई माइनस डेल एम अपॉन 2 एम पाई। अरे यहाँ ये T1 के लिए ये T2 के लिए, ठीक है, और T न्यू मतलब T2 डेल एम सी स्क्वायर 1 माइनस एम न्यू अपॉन एम पाई माइनस डेल एम अपॉन 2 एम पाई। यही है तो देख लो आप एक बार, ये तो T1 है और ये T2 है। ठीक, अब ध्यान देना यहाँ पर एम यू मेसोन का द्रव्यमान दे रखा है, ग्राम द्रव्यमान ये रहा, एम पाई का दे रखा है, डेल एम अपन निकाल लेंगे। डेल एम क्या होता है बताओ? एम माइनस मतलब पाई एम पाई माइनस क्या एम म्यू प्लस एम न्यू। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एम पाई दे रखा है आपको, एम म्यू दे रखा है। एम न्यू कितना है? एम न्यू कितना है? कितना? अरे न्यूट्रॉनों का विराम द्रव्यमान नहीं लिखा है मैंने आप लोगों को? न्यूट्रॉनों का विराम द्रव्यमान कितना होता है? 0। तो फिर एम न्यू कितना है? 0। आपने एग्जांपल में उसमें पढ़ा था कणों के वर्गीकरण में, फोटोन और जो न्यूट्रिनो है इनका विराम द्रव्यमान कितना होता है? 0। तो एम न्यू कितना है आपके पास? 0। ठीक है, तो डेल एम बराबर एम पाई 139.6 माइनस एम म्यू 105.6 और प्लस 0। तो डेल एम बराबर 34 MeV अपॉन C स्क्वायर। ठीक है, इसका मान आ गया अपने पास, डेल एम का मान आ गया। अब अपन क्या करते हैं? टी म्यू का मान निकालते हैं। तो टी म्यू बराबर डेल एम कितना है? 34। देखो
ये एम ई वी अपॉन सी स्क्वायर है, मैं इसको इधर लिख दूंगा या पहले ये लिख देता हूँ एम ई वी अपॉन सी स्क्वायर इंटू क्या है सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, फिर 1 माइनस एम यू कितना है अपने पास 105.6, ठीक है, एम ई वी अपॉन सी स्क्वायर और नीचे भी है देखो अपने पास क्या है यहाँ पर एम पाई, तो इसमें भी एम ई वी अपॉन सी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा 139.6 कैंसिल हो गया हो तो माइनस डेल एम कितना अपने पास 34 अपॉन 2 इंटू एम पाई कितना दे रखा है अपन को 139.6, तो ये सी स्क्वायर से तो सी स्क्वायर कैंसिल हो गया और टी म्यू बराबर 4.14 एम ई, ऐसे ही टी म्यू बराबर डेल एम मतलब 34 एम ई वी अपॉन सी स्क्वायर, फिर 1 माइनस ये सी स्क्वायर भी यहाँ पर ये सी स्क्वायर, फिर 1 माइनस एम न्यू विराम देना न्यूटन होगा कितना 0, टोटल 0 इसमें यहाँ बस माइनस डेल एम 34 अपॉन 2 एम पाई 139.6, सी स्क्वायर काट देना तो टी न्यू बराबर ये है 29.86 एम ई, लिखो टॉपिक डाल इसके बाद युग्म उत्पादन पेयर प्रोडक्शन, युग्म उत्पादन इंपॉर्टेंट है ये, पेयर प्रोडक्शन पेयर प्रोडक्शन पेयर प्रोडक्शन किया, इसमें सबने अब सुनो युग्म उत्पादन क्या है। गामा रेखा किसी प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में विभक्त होना युग्म उत्पादन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन, ठीक है। क्या कहा मैंने, गामा रेखा किसी प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में विभक्त होना क्या कहलाता है, युग्म उत्पादन कहलाता है। युग्म उत्पादन के लिए आवश्यक है, ये बोलूं कि युग्म उत्पादन के लिए जो मुक्त आकाश है, मुक्त आकाश में युग्म उत्पादन संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए अपन को प्रबल नाभिकीय क्षेत्र या बाह्य क्षेत्र की आवश्यकता होती है, ठीक है। यही को मालूम है कि गामा किरण का युग्म उत्पादन के लिए आवश्यक है कि जो बाह्य विद्युत क्षेत्र है, यही बोलो कि प्रबल बाह्य नाभिकीय विभव क्षेत्र है, उसी में इसका क्या होगा, उत्पादन होगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं है चतुर्विम स्पेस में, चतुर्विम आकाश में। मतलब यूं है कहने का मेरा कि अपने जैसे ये चतुर्विम संवेग लेकर चलो मैं पी म्यू या P1 म्यू या P2 म्यू, तो इसमें इसका उत्पादन संभव नहीं है,
तो मैं लेकर तो ये चलूंगा और इसको क्या प्रूफ कर दूंगा, गलत प्रूफ कर दूंगा। ठीक है, पहले लिखो डेफिनेशन। गामा रेखा किसी प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन में विभक्त होना गामा रेखा किसी प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में विभक्त होना युग्म उत्पादन कहलाता है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि गामा रे द्वारा, ये जो गामा रे द्वारा मुक्त आकाश में, ये फ्री स्पेस में लेकर चलते हैं अपन, गामा रे द्वारा मुक्त आकाश में इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का उत्पादन संभव नहीं है, क्योंकि युग्म उत्पादन के लिए न्यूनतम ऊर्जा, जिसको आप थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल सकते हो, मतलब दहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल सकते हो, दहली ऊर्जा या न्यूनतम ऊर्जा के अतिरिक्त प्रबल बाह्य क्षेत्र, कौन सा हो सकता है, नाभिकीय विभव क्षेत्र, उसकी आवश्यकता होती है। तो अपन लेकर तो किसमें चलेंगे, मुक्त आकाश में, और इसको क्या सिद्ध कर देंगे, नाभिकीय, गलत, प्रबल नाभिकीय विभव क्षेत्र में ही संभव है, तो उसको अपन क्या प्रूफ कर देंगे, गलत प्रूफ कर देंगे। अभी प्रबल नाभिकीय क्षेत्र की तो अपन बात ही नहीं कर रहे हैं, अपन तो मुक्त आकाश की स्टडी कर रहे हैं। तो क्या कहा मैंने, युग्म उत्पादन क्या है, गामा रेखा इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में विभक्त होना क्या कहलाता है, युग्म उत्पादन कहलाता है। और युग्म उत्पादन के लिए, या ये बोलो कि मुक्त आकाश में इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का उत्पादन संभव नहीं है, क्योंकि युग्म उत्पादन के लिए न्यूनतम ऊर्जा या दहली ऊर्जा के अतिरिक्त प्रबल बाह्य क्षेत्र, कौन सा सकता है, नाभिकीय विभव क्षेत्र की आवश्यकता होती है। लिखो ये बात। गामा रे द्वारा मुक्त आकाश में, गामा रे द्वारा मुक्त आकाश में इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन का उत्पादन संभव नहीं है। इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन का उत्पादन संभव नहीं है, क्योंकि युग्म उत्पादन के लिए, क्योंकि युग्म उत्पादन के लिए न्यूनतम ऊर्जा या दहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी, न्यूनतम ऊर्जा या दहली ऊर्जा के अतिरिक्त प्रबल बाह्य क्षेत्र, प्रबल बाह्य क्षेत्र, कोष्टक में लिखो प्रबल नाभिकीय विभव क्षेत्र, प्रबल नाभिकीय विभव क्षेत्र की आवश्यकता होती है, की आवश्यकता होती है। अब मैं क्या करूं, इसको मुक्त आकाश में लेकर चलूं और उसको गलत प्रूफ कर देता हूं। ठीक है, तो देखो गामा किरण का चतुर्वेम समय, ये गामा किरण है, क्या होता है, पीवी बराबर पी वेक्टर आइटा ई अपॉन सी, पी को मैं एच अपॉन सी लिख दो, ये आइटा अपॉन सी है और ई को एच अपॉन सी, पी को एच अपॉन सी कैसे लिखा, ई बराबर आप जानते हो एच म्यू, और अपने पास रिलेशन ए स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एन जीरो का स्क्वायर सी की पावर 4, टोटल का विराम द्रव्यमान 0, ई बराबर पी सी, यहां रख दूं, पी सी बराबर एच म्यू, पी बराबर एच म्यू अपॉन सी। तो देखो यहाँ पर पी की जगह मैं एच म्यू अपॉन सी लिख देता हूँ, या आइटा अपॉन सी है सही, और ई को मैं एच म्यू कह देता हूँ। ठीक है,
तो गामा किरण का जो चतुर्विम संवेग है वो क्या है, पी म्यू बराबर क्या, एच न्यू अपॉन सी आयोटा एच न्यू अपॉन सी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर देखो इलेक्ट्रॉन का चतुर्विम संवेग, बोलो पी वन म्यू बराबर पी वन वेक्टर आयोटा ई वन अपॉन सी। वो इलेक्ट्रॉन है, एच ने मत दिख देना इसको, इलेक्ट्रॉन है। इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर पॉजिट्रॉन का कौन सा, ये लो इधर आ जाएगा पॉजिट्रॉन का चतुर्विम संवेग क्या होगा, बात नहीं, P2 म्यू बराबर P2 वेक्टर आयोटा E2 अपॉन, ठीक है। अब क्या करें, संवेग संरक्षण, चतुर्विम संवेग संरक्षण, चतुर्विम संवेग संरक्षण नियम से क्या होगा, P म्यू बराबर P1 म्यू प्लस P2। इक्वेशन नंबर 4। P म्यू से आदेश गुणन करने पर क्या होगा, P म्यू का स्क्वायर बराबर P1 म्यू प्लस P2 म्यू का, P म्यू का स्क्वायर बराबर P1 म्यू का स्क्वायर प्लस P2 म्यू का स्क्वायर प्लस 2 P1 म्यू P2 म्यू, यही है। इसको अपन समीकरण 5 बोलते हैं। अब मैं P म्यू का स्क्वायर निकालता था, तो P म्यू का स्क्वायर बराबर कितना होगा, माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ से P म्यू डॉट P म्यू मतलब h स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। और ये एक बार लिखो, चलो वाली लिखा देता हूँ, सही है P म्यू डॉट P म्यू मतलब h न्यू अपॉन c आयोटा h न्यू अपॉन c, फिर h न्यू अपॉन c आयोटा h न्यू अपॉन c, h स्क्वायर न्यू स्क्वायर c स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस कर दो रे, माइनस h स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। फिर P1 म्यू का स्क्वायर, P1 म्यू का स्क्वायर, देखो ये P1 आयोटा E1 अपॉन c है, और ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन है, प्रथम वर्ग में आते हैं। इनका विराम द्रव्यमान कितना होता है, m0। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों का विराम द्रव्यमान कितना है, m0। तो फिर कितना आएगा, इसको हल करेंगे तो माइनस का m0 का स्क्वायर c स्क्वायर। कल नहीं लिखा क्या, कल हल नहीं कहते कि इसको P1 म्यू डॉट P1 म्यू, तो P1 वेक्टर आयोटा E1 अपॉन c, फिर P1 वेक्टर आयोटा E1 अपॉन c, तो फिर P1 का स्क्वायर हो गया था, और फिर उधर E1 का स्क्वायर हो गया था, और E1 का स्क्वायर का सूत्र लगाया था आपने, P1 का स्क्वायर c स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर c4 हल किया था, अलग से हल करके बताया था ना मैंने। तो वो कितना था, माइनस m0 का स्क्वायर c स्क्वायर। हल करके बताओ यार, याद है। ऐसे ही P2 म्यू का स्क्वायर कितना होगा, माइनस m0 का स्क्वायर c स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन इसका विराम द्रव्यमान कितना है, m0। अब इसके अलावा क्या जरूरत है अपन को, P1 म्यू डॉट P2 म्यू। देखो P म्यू का स्क्वायर आ गया, P1 म्यू का स्क्वायर आ गया, P2 म्यू का स्क्वायर आ गया, P1 म्यू डॉट P2 म्यू निकालना है। P1 म्यू डॉट P2 म्यू बराबर P1 म्यू, देखो कितना है अपने पास, P1 म्यू, P1 वेक्टर आयोटा E1 अपॉन c, और P2 म्यू, P2 वेक्टर आयोटा E2 अपॉन c। तो P1 म्यू P2 म्यू बराबर P1 वेक्टर डॉट P2 वेक्टर माइनस
E1 E2 अपॉन C स्क्वायर। समीकरण या इसको एक बार और लिख दूं क्या मैं इसे? आओ लिख दो, दो बार लिख दो। P1 म्यू P2 म्यू बराबर P1 P2 कितना होगा? P1 और P2 के बीच कोण कितना है? 5। फिर P1 वेक्टर डॉट P2 वेक्टर क्या होगा? P1 P2 cos 5 माइनस E1 E2 अपॉन C स्क्वायर। इक्वेशन नंबर वैल्यू पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर कौन कौन सी? 5 और इन सबको इसको 6 हो देते हैं 6 और इनको नहीं माना ए दे दे 7 से इनको ऐड करो और को ऐड करो 9 कहां से नहीं नींद आ रही है 0 बराबर ये दोनों बुलाओगे तो ये दो 0 P1 म्यू का स्क्वायर कितना है? माइनस M0 का स्क्वायर C स्क्वायर। फिर P2 म्यू का स्क्वायर ये भी नहीं है माइनस M0 का स्क्वायर C स्क्वायर। फिर प्लस 2 P1 P2 cos 5 माइनस E1 E2 अपॉन C स्क्वायर। दिख जाएगा ना? हाँ दिख रहा है ये दिख रहा इसका मतलब तो हाँ E1 E2 C स्क्वायर। तो ये कितना आएगा? 2 P1 P2 cos 5 माइनस E1 E2 अपॉन C स्क्वायर बराबर 2 M0 का स्क्वायर C स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल P1 P2 P2 cos 5 माइनस E1 E2 अपॉन C स्क्वायर बराबर M0 का स्क्वायर दिख रहा है C स्क्वायर। ये M0 इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान है तो ये ग्रेटर देन 0 होता है इलेक्ट्रॉन के लिए प्रथम वर्ग में। हाँ याद है E स्क्वायर बराबर P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस M0 का स्क्वायर C4। हाँ। फिर E स्क्वायर माइनस P स्क्वायर C स्क्वायर बराबर M0 का स्क्वायर C4। याद है उसमें अगर E स्क्वायर माइनस P स्क्वायर C स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो तो M0 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। सभी द्रव्य कण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा कण वगैरह जो भी थे सब। तो यहाँ पर अपने पास M0 क्या है? ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये चीज भी क्या होगी? ग्रेटर देन 0 होगी। तो मतलब ये इसका मान बड़ा है। P2 cos 5 माइनस E1 E2 अपॉन C स्क्वायर ग्रेटर देन क्या? 0। तो इसका मतलब P1 ये P2 P1 P2 cos 5 ग्रेटर देन E1 E2 अपॉन C स्क्वायर। तो cos 5 ग्रेटर देन E1 अपॉन P1C और E2 अपॉन P1C P2C हाँ तोड़ दे तोड़ दे दो बार। समझ गए अब cos 5 ग्रेटर देन देखो E1 अपॉन P1C और E2 अपॉन P2C आ रहा है आपके पास। अब आप जानते हो E स्क्वायर बराबर P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस M0 का स्क्वायर C4 होता है। तो एक बार तो 1 के लिए इस रिलेशन को लिखे हैं तो क्या लिखोगे कि E1 का स्क्वायर माइनस P1 का स्क्वायर C स्क्वायर ग्रेटर देन 0 क्योंकि M0 ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ से अपने पास क्या आएगा? E1 अपॉन P1C ग्रेटर देन 1। अरे लिखो ना तो थोड़ा बहुत तो E1 का स्क्वायर माइनस P1 का स्क्वायर C स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर अपन लिखते हैं E1 का स्क्वायर ग्रेटर देन P1 का स्क्वायर C स्क्वायर। तो E1 अपॉन P1C ग्रेटर देन कितना? 1। ऐसा ही E2 अपॉन P2C ग्रेटर देन 1। जब वहां रखोगे आप मान तो cos 5 ग्रेटर देन E1 अपॉन P1C और E2 अपॉन P2C आ रहा था। तो cos 5 क्या ग्रेटर देन 1 और cos 5 का मान 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, संभव नहीं है। अतः मुक्त आकाश में गामा रे द्वारा इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का उत्पादन संभव नहीं है। पहले डायग्राम बना लो। अरे सुनो रो मत, डायग्राम बना समझा दूंगा एक बार, समझा दूंगा अभी। ऐसा रोया मत करो, पर अच्छा नहीं लगता, बड़े हो गए तुम लोग। दिमाग में दे देंगे रो मत। कितने दिन की चाहिए तेरे को ये बता तो दो। अरे लिख लेना दो बार ये P म्यू हो गया, P वेक्टर आइटा E अपॉन C गामा रे का P बराबर H न्यू अपॉन C लिख दे अपन, और आइटा अपॉन C है इसे E को मैं H न्यू लिख दूं। ये इलेक्ट्रॉन है तो P1 म्यू बराबर P1 वेक्टर आइटा E1 अपॉन C। ये पॉजिट्रॉन है तो P2 म्यू बराबर P2 वेक्टर आइटा E2 अपॉन C। अब गामा किरण का चतुर्विम संवेग ये रहा,
इलेक्ट्रॉन का चतुर्विम संवेग ये रहा, पॉजिट्रॉन का चतुर्विम संवेग ये रहा। संवेग संरक्षण नियम लगा दिया मैंने, चतुर्विम संवेग संरक्षण p म्यू पहले का संवेग बाद के संवेग के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखो p म्यू का p म्यू सदिश गुणन कर दो, तो p म्यू डॉट p म्यू का स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा p1 म्यू प्लस p2 म्यू का होल स्क्वायर। तो p1 इसका होल स्क्वायर बोल लेते हैं, p1 म्यू का स्क्वायर प्लस p2 म्यू का स्क्वायर प्लस 2 p1 म्यू p2 म्यू। अब p म्यू का स्क्वायर निकालते हैं अपन, तो p म्यू कितना था आपके पास, p म्यू का स्क्वायर का मतलब क्या है, p म्यू डॉट p म्यू, p म्यू डॉट p म्यू। तो p म्यू का मान h न्यू अपॉन c i डैश न्यू डैश i डैश न्यू अपॉन c p म्यू। फिर एक बार वो लिख दें, इसको हल करने का तरीका, पहले इसको गुणा करते हैं फिर प्लस इन दोनों को, ये 0, p म्यू का स्क्वायर कितना गया 0। अब p1 म्यू का स्क्वायर, p1 म्यू ये रहा आपके पास, फिर इसको एक बार और गुणा करेंगे। तो कल मैंने हल करके बताया आपको, ये इसको हल करके बताया था मैंने। तो ये तो p1 का स्क्वायर हो गया और प्लस i स्क्वायर e1 का स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर बनता है, और e1 का स्क्वायर को क्या लिखोगे फिर आप, p1 का स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m0 का स्क्वायर c की पावर 4। हल करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस m0 का स्क्वायर c स्क्वायर। ऐसे ही p2 म्यू माइनस m0 का स्क्वायर c स्क्वायर, क्योंकि दोनों का ग्राम द्रव्यमान कितना होता है m3 होता है। फिर p1 म्यू डॉट p2 म्यू, कहां गया p1 म्यू डॉट p2 म्यू, इसकी जरूरत है अपने पास। तो p1 म्यू ये रहा और p2 म्यू ये रहा, इसको हल करते हैं, p1 वेक्टर डॉट p2 वेक्टर, और ये माइनस हो गया i स्क्वायर और e1 e2 अपॉन c स्क्वायर। तो p1 म्यू p2 म्यू बराबर p1 p2 cos फाई, क्योंकि p1 और p2 के बीच जो कोण है वो कितना है फाई, माइनस e1 e2 अपॉन c स्क्वायर। ये सारे मान अपन कहां रख दें, वापस समीकरण 5 में रख दें। ये वैल्यू पुट कर दी मैंने, यहां तक लिख लो। आवाज मत करो। सर पेपर का तो कोई 15 अप्रैल को 15 मई को अभी कुछ कंफर्म नहीं है, करा था क्या आपने पता। हो गया यहाँ तक। अब इसको आगे देखो हल करते हैं अपन। मैं देखो यहाँ पर अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के लिए जो कण का जो विराम द्रव्यमान है वो ग्रेटर देन क्या होता है 0। देखो मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर इलेक्ट्रॉन m0 क्या होता है ग्रेटर देन 0 होता है। तो ये चीज ग्रेटर देन 0 है, तो फिर ये भी क्या होगी ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ कि p1 p2 cos फाई माइनस e1 e2 अपॉन c स्क्वायर ग्रेटर देन क्या 0। p1 p2 cos फाई ग्रेटर देन e1 e2 अपॉन c स्क्वायर। इसको अपन ऐसे लिखते हैं cos फाई ग्रेटर देन e1 अपॉन p1c और e2 अपॉन p2c। इसको समीकरण 9। अब देखो एक रिलेशन जानते हैं अपन कि e1 का स्क्वायर बराबर p1 का स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m0 का स्क्वायर की पावर 4। तो e1 का स्क्वायर माइनस p1 का स्क्वायर c स्क्वायर बराबर कितना m0 का स्क्वायर c की पावर 4। अब ये चीज ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये भी e1 का स्क्वायर माइनस p1 का स्क्वायर c स्क्वायर ग्रेटर देन कितना 0। तो e1 का स्क्वायर ग्रेटर देन कितना p1 का स्क्वायर c स्क्वायर, मतलब e1 अपॉन p1c क्या ग्रेटर देन 1। ऐसे ही e1 से बड़ा हो जाएगा 2 का स्क्वायर बराबर p2 का स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m0 का स्क्वायर c की पावर e2 का स्क्वायर माइनस p2 का स्क्वायर c स्क्वायर बराबर m0 का स्क्वायर c की पावर 4। तो ये चीज अपने पास ग्रेटर देन क्या है 0 है, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन की बात हो रही है। तो e2 का स्क्वायर माइनस p2 का स्क्वायर c स्क्वायर ग्रेटर देन कितना 0। तो e2 का स्क्वायर ग्रेटर देन p2 का स्क्वायर c स्क्वायर, मतलब e2 अपॉन p2c ग्रेटर देन कितना 1। इक्वेशन नंबर 10 11
फ्रॉम। इक्वेशन नंबर इसको 9 10 11 नहीं कह रहा 9 10 10 11 11 cos 5 ग्रेटर देन 1 जो कि गलत है, जो कि एकदम सिद्धांत गलत है, सिद्धांत गलत है, जो संभव नहीं है, नहीं लिखे ऐसे। इस डेरिवेशन का इस डायग्राम से कोई संबंध नहीं है, ठीक है सर, इसको मत बना लेना। ऐसा संबंध है। नेक्स्ट का काम चल रहा है। सभी जगह है। धन्यवाद। पढ़ना छोड़ दूं क्या मैं? हाँ वही तो कह रहा हूँ। हो गया? E प्लस E माइनस इलेक्ट्रॉन यहाँ तक हो गया? हाँ। इसके बाद देखें, अर्थात मुक्त आकाश में, अर्थात मुक्त आकाश में फ्री स्पेस, अर्थात मुक्त आकाश में गामा किरण द्वारा इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन का उत्पादन, इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन का उत्पादन संभव नहीं है।
संभव नहीं है, अतः युग्म उत्पादन के लिए परबल नाभिक के विभव क्षेत्र की आवश्यकता होती है। स्टार्टिंग में बोली थी बात अपन ने, युग्म उत्पादन के लिए परबल नाभिक के विभव क्षेत्र की आवश्यकता होती है। अब टॉपिक डालें, क्रॉम्पटन प्रभाव। क्रॉम्पटन प्रभाव नाम सुना है इसका? हम लोग गलत लिखे सही कर ले, हमने तो क्रॉम्पटन के लिए बोला। क्रॉम्पटन जैसा क्रॉम्पटन होता है, सही करें। हाँ तुम थ्रो ही करोगे। अब सुनो, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। 3 टॉपिक है, एक तो युग्म उत्पादन, एक क्रॉम्पटन प्रभाव, एक थ्रेशोल्ड एनर्जी, दहली ऊर्जा। इन 3 में से एक टॉपिक आएगा। युग्म उत्पादन, क्रॉम्पटन प्रभाव और जो युग्म वो दहली ऊर्जा है, थ्रेशोल्ड एनर्जी पढ़ेंगे ना तो नहीं। अभी पढ़ेंगे। थ्रेशोल्ड एनर्जी इसके बाद 2 पे तो लगा लिया। हाँ 2 पे तो लगा लो। 10 नंबर पर हो गया। ये तीनों में से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। 10 नंबर ये नहीं कह सकता कि 10 का आएगा कि 5 का आएगा। ठीक है, अब सुनो, बस इम्पोर्टेंट में इतना ध्यान है। फिर इनके दोनों में ऐसे कि सर हमें तो पेपर बिठा के दे दो बस। ये तो स्टार्टिंग देंगे 44% देंगे। अब देखो, जब गामा रे फोटोन जब गामा किरण फोटोन किसी धातु की सतह पर आपतित होती है तो अपनी कुछ ऊर्जा धातु की सतह के इलेक्ट्रॉन को देकर शेष ऊर्जा से वो क्या हो जाती है, परिकिणित हो जाती है, स्कैटर्ड। बिल्कुल क्या जाती है, परिकिणित हो जाती है। और जो ऊर्जा है उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता है। उस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, और इस प्रभाव को क्या बोलते हैं अपन, क्रॉम्पटन प्रभाव कहते हैं। सुनो वापस से, ये इंसिडेंट फोटोन है। ठीक है, ये इसने कुछ जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को दी और शेष ऊर्जा से क्या हो गया, स्कैटर्ड हो गया, मतलब परिकिणित हो गया। और जो आधी ऊर्जा दी थी इसको, उस ऊर्जा से ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बाहर आ गया। इसको क्या कहते हैं, प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो सुनो, क्रॉम्पटन प्रभाव क्या है कि जब किसी धातु की सतह पर गामा किरण फोटोन आपतित होती है तो वो अपनी ऊर्जा का कुछ भाग धातु की सतह के इलेक्ट्रॉन को देकर शेष ऊर्जा से क्या हो जाती है, परिकिणित हो जाती है और धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, जिसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉन कहते हैं, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इस प्रभाव को क्या कहते हैं, क्रॉम्पटन प्रभाव कहते हैं। एक चीज और सुनो, परिकिणित फोटोन की ऊर्जा आपतित फोटोन की ऊर्जा से कम होती है। परिकिणित फोटोन की ऊर्जा आपतित फोटोन की ऊर्जा से कम होती है, अतः परिकिणित फोटोन का तरंग दैर्घ्य आपतित फोटोन के तरंग दैर्घ्य से अधिक होता है। बिल्कुल ई बराबर है क्यों, बी इक्वल टू ना बोलने पे ई बराबर ऐसे अपन जिसकी ऊर्जा कम होगी उसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा। तो मैं यही कह रहा हूँ कि इसकी ऊर्जा कम है जिसका तरंग दैर्घ्य क्या है, ज्यादा, और इसकी ऊर्जा ज्यादा है जिसका तरंग दैर्घ्य कम है। तो लैम्बडा डैश ग्रेटर देन लैम्बडा, इसकी तरंग दैर्घ्य लैम्बडा डैश, इसकी तरंग दैर्घ्य लैम्बडा, और लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा को बोलते हैं डेल लैम्बडा। बिल्कुल क्रॉम्पटन विस्थापन, क्रॉम्पटन शिफ्टिंग। ठीक है, क्रॉम्पटन विस्थापन बोलते हैं, डेल लैम्बडा, डिस्प्लेसमेंट शिफ्टिंग बोलते हैं। डेल लैम्बडा बराबर लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा। ठीक है, तो अब मैं एक एक चीज लिखता हूं, देता हूं। यहां पर देखना, सबसे पहले गामा रे फोटोन, फोटोन होती है का चतुर्विम संवेग, क्या होगा, P1
म्यू बराबर B1 एच न्यू अपॉन सी। हाँ आयोटा एच न्यू अपॉन बी। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट फर्स्ट के विराम अवस्था में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का चतुर्विद संवेग क्या होगा? T2 म्यू बराबर विराम अवस्था में हाँ 0 आयोटा अपॉन सी। किसी भी कण की कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस विराम ऊर्जा के योग के बराबर। विराम ऊर्जा कितनी? 0। विराम ऊर्जा कितनी? m0 का स्क्वायर c स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन इक्वेशन नंबर सेकंड। विराम ऊर्जा m0 का स्क्वायर थोड़ी थी, ऊपर गलत है फिर। हाँ किसी भी कण की कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस विराम ऊर्जा के योग के बराबर होती है। तो देख के गलत ही बोलेंगे पर केड़े फोटोन का चतुर्वेद संवेग क्या होगा? P3 म्यू बराबर फोटोन ही है h न्यू डैश अपॉन c आयोटा h न्यू डैश अपॉन इक्वेशन नंबर। प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉन का चतुर्वेद संवेग रिकॉइल इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? P4 म्यू बराबर P वेक्टर आयोटा ई अपॉन इक्वेशन नंबर। चतुर्विद संवेग संरक्षण नियम से P1 म्यू प्लस P2 म्यू बराबर P3 म्यू प्लस P4 P4 म्यू बराबर P1 म्यू प्लस P2 म्यू माइनस P3 म्यू। इक्वेशन नंबर 5 समीकरण यही बोलूं कि P4 म्यू का P4 म्यू से अदिश गुणन करने पर क्या होगा? P4 म्यू का स्क्वायर बराबर इसका पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बिल्कुल करेक्ट। तो देखो P1 म्यू का स्क्वायर प्लस P2 म्यू का स्क्वायर प्लस P3 म्यू का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 P1 म्यू P2 माइनस फिर माइनस माइनस 2bc P2 म्यू P3 माइनस 2 P1 म्यू और P3 बस इक्वेशन नंबर 6। अब ये सारे मान निकालने हैं अपन को। पहले देखो P1 म्यू का स्क्वायर P1 म्यू का स्क्वायर यहाँ आ जाओ 0 निकाला है जीरो जीरो P2 म्यू का स्क्वायर जीरो का जीरो माइनस माइनस m0 का स्क्वायर कल निकाला था ये। हाँ ठीक है, इससे भी निकाला था P3 म्यू का स्क्वायर जीरो जीरो शून्य ये से निकाल P4 म्यू का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन ये विराम द्रव्यमान m0 बोलो माइनस m0 का स्क्वायर कर सकते हो इसको। अब अपन क्या करें P1 म्यू डॉट P2 में निकालते हैं हाँ। और फिर P2 म्यू P3 यहाँ निकालें P1 म्यू डॉट P2 P1 म्यू कितना है h न्यू अपॉन c आयोटा h न्यू अपॉन c P2 म्यू 0 आयोटा m नॉट का स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन 0 और माइनस h स्क्वायर
म्यू स्क्वायर टी माइनस तो ये हो गया और एच न्यू और एम जीरो टी स्क्वायर अपॉन, तो ये आया अपने पास पी वन म्यू डॉट पी टू म्यू बराबर माइनस एम जीरो एच। क्वेश्चन नंबर 7 8 सिक्स। 7 8 हाँ वो ले लीजिए। इसके बाद पी टू म्यू डॉट पी थ्री। पी टू म्यू कितना है? जीरो आइटा अपॉन सी एम जीरो सी स्क्वायर। पी थ्री म्यू एच न्यू डैश अपॉन सी पी टू म्यू डॉट पी थ्री म्यू जीरो माइनस एम नॉट एच न्यू डैश स्क्वायर कट गया। समीकरण एक बच गया P1 म्यू P3 म्यू। तो P1 म्यू ये रहा और P3 म्यू ये रहा। ध्यान रखना यहाँ पर अपने पास P1 वेक्टर है और ये जो है P2 मतलब P3 वेक्टर है। P1 और P3 समझो, मैं इसको यूं लिखता अभी P3 म्यू बराबर P3 वेक्टर आइटा आइटा E 3 अपॉन C, यही है। और ये P1 आइटा E1 अपॉन C लिख सकते हैं। हाँ किसको? जैसे ये देखो यहाँ पर ये P1 वेक्टर बोल दिया मैंने, इसको P1 वेक्टर कह दिया, वो H अपॉन C है। यहाँ पर इसके P1 इसको आगे बढ़ाऊं मैं और P3 के बीच में क्या है? एंगल है फाई। तो ये क्या है? जो संवेग है वो क्या है? सदिश राशि है। तो उसका फिर क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट होगा। अभी जैसे पहले वाले में क्या था ना, कोस उसमें युग्म उत्पादन में उनमें P1 वेक्टर डॉट P2 वेक्टर में P1 P2 कोस फाई नहीं लिखा था ना। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या है? P1 और P3 के बीच में कोण है अपने पास फाई। तो अपन क्या लिखेंगे? मतलब P1 P3 cos फाई और फिर आयोटा अपॉन C E1 E3। तो E1 का मान वही H अपॉन C और E3 का मान H डैश अपॉन C। फिर P1 का मान वापस आप रख दो H अपॉन C और P3 का मान कितना लिख दो? H डैश अपॉन C। ये तो अपन ने इस फॉर्म में लिखा है, मतलब वेक्टर फॉर्म में नहीं है, ये वेक्टर फॉर्म में नहीं है। पर जब यहाँ पर इसके बीच में एंगल होता है तो उसको फिर कैसे लिखते हैं? डॉट प्रोडक्ट होता है उसका। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन लिखें। जब एक गामा किरण कोस्टिंगुलर फोटोन, जब एक गामा किरण कोस्टिंगुलर फोटोन धातु की सतह पर आपतित होती है तो धातु की सतह पर आपतित होती है तो वह अपनी ऊर्जा का कुछ भाग धातु की सतह के इलेक्ट्रॉन को दे देती है। धातु की सतह के इलेक्ट्रॉन को दे देती है। तथा शेष बची ऊर्जा से गामा किरण फोटोन परिगणित हो जाती है। गामा किरण फोटोन परिगणित हो जाती है। तथा धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता है। तथा धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता है, जिसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉन कहते हैं, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, जिसे
प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। हाँ, प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तथा इस प्रभाव को कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट लाइन, परिकिणित फोटोन की ऊर्जा आपतित फोटोन की तुलना में कम होती है। परिकिणित फोटोन की ऊर्जा आपतित फोटोन की तुलना में कम होती है। अतः परिकिणित फोटोन की तरंग दैर्ध्य आपतित फोटोन से अधिक होती है। आपतित फोटोन से अधिक होती है, जिसे क्रॉम्पटन विस्थापन कहते हैं। अर्थात लैम्डा डैश ग्रेटर देन लैम्डा, तो डेल लैम्डा बराबर लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, डेल लैम्डा बराबर लैम्डा डैश माइनस लैम्डा। देखो ये अपने पास गामा रे फोटोन है जिसका चतुर्थ संवेग p म्यू p वेक्टर आइटा e1 अपॉन c। इस p1 को अपन ने h अपॉन c कह दिया, ये आइटा h अपॉन c हो गया। ये विराम अवस्था में है p2 म्यू, तो इसकी जो मतलब जो ऊर्जा है सॉरी संवेग वो कितना है 0। फिर आइटा अपॉन c किसी भी कण की ऊर्जा गतिज प्लस विराम ऊर्जा की योग के बराबर होती है, तो गतिज 0 विराम ऊर्जा m0 c²। ये परिकिणित है आपके पास, तो ये देखो p3 वेक्टर आइटा e3 अपॉन c, मतलब p3 की जगह h डैश अपॉन c और ये आइटा h डैश अपॉन c। ऐसे p4 p वेक्टर आइटा e अपॉन c। अब मैं एक एक का लिख देता हूँ। गामा किरण फोटोन का चतुर्थ संवेग लिख दिया मैंने, विराम अवस्था में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का, परिकिणित फोटोन का और प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉन का, चारों का संवेग लिख दिया। संवेग संरक्षण नियम हमने यहाँ पर लगा दिया। यहाँ से p4 निकाला और p4 म्यू से अदिश गुणन किया, ठीक है। ये a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बना, ये होल स्क्वायर खोल लिया अपन ने। अब एक एक मान निकालते हैं। p1 म्यू का स्क्वायर, देखो p1 h म्यू अपॉन c आइटा h म्यू अपॉन c है, तो कितना जाएगा 0। कैलकुलेट कर लोगे अलग से? अगर किसी को समझ में नहीं आता तो मेरे से पूछ ले, बताऊंगा मैं। p2 म्यू का स्क्वायर माइनस m0 का स्क्वायर c स्क्वायर, इससे आगे भी p3 म्यू का स्क्वायर, इससे 0 देखते पता लग जाएगा। p4 म्यू का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन है, m0 विराम द्रव्यमान है, इसका अपन ने कैलकुलेट किया हुआ है माइनस m0 का स्क्वायर c स्क्वायर। फिर इसके बाद p1 म्यू p2 म्यू, तो p1 म्यू आपके पास ये रहा और p2 म्यू ये रहा, कैलकुलेट हो जाएगा। ऐसे ही कौन कौन सा है p2 म्यू और p3 म्यू, ये हो जाएगा, ये भी आराम से हो जाएगा। और फिर अभी p1 म्यू और p3 म्यू में निकाल दूंगा जगह का मैं यहाँ तक कंप्लीट करूंगा। डायग्राम बनाओ ना। अरे आवाज नहीं, नालायक हो, चुप हो जाओ। सर ओ सर, अब तो सर का फोन आया था, उन्होंने कहा मेरी कमी महसूस की मैंने की बच्चों को समोसा खिलाते p1 म्यू डॉट pc में निकालना है। तो देखो यहाँ लिखता हूँ मैं p1 म्यू डॉट p3 म्यू बराबर p1 म्यू कितना है अपने पास p1 वेक्टर आयोटा e1 अपॉन c और p3 म्यू कितना है अपने पास p3 वेक्टर आयोटा e3 अपॉन c। तो ये p1 वेक्टर डॉट p3 वेक्टर माइनस p1 c स्क्वायर p1 p3 cos y
cos फाई E1 E3 अपॉन C स्क्वायर P1 कितना h न्यू अपॉन C P3 h न्यू डैश अपॉन C cos फाई माइनस h न्यू E3 h न्यू डैश अपॉन C स्क्वायर कुछ कॉमन है इसमें P1 म्यू P3 म्यू बराबर ये तो कितना हो गया h स्क्वायर न्यू न्यू डैश अपॉन C स्क्वायर cos फाई माइनस h स्क्वायर न्यू न्यू डैश अपॉन C स्क्वायर P1 म्यू P3 म्यू बराबर h स्क्वायर न्यू न्यू डैश अपॉन C स्क्वायर कॉमन cos फाई माइनस 1 इक्वेशन नंबर 10 फ्रॉम 6 7 8 9 10 P4 म्यू का स्क्वायर कितना है माइनस बातें नहीं m0 का स्क्वायर C स्क्वायर P1 म्यू का स्क्वायर 0 P2 म्यू का स्क्वायर माइनस का m0 का स्क्वायर 6 P3 म्यू का स्क्वायर 0 फिर प्लस 2 P1 म्यू P2 म्यू स्क्वायर निकाला है ना बराबर स्क्वायर निकाला है तो माइनस का ये P1 म्यू P2 म्यू m0 h न्यू फिर माइनस है यहाँ पर और इसमें प्लस है तो प्लस 2 m0 h न्यू डैश ठीक है और माइनस P1 म्यू P3 म्यू ये रहा माइनस का ही है तो h स्क्वायर न्यू न्यू डैश अपॉन C स्क्वायर और cos फाई माइनस 1 ठीक है हाँ ये तो कैंसिल हो गया पूरी समीकरण को मैं माइनस से गुणा कर देता हूँ ठीक है तो m0 h न्यू माइनस 2 m0 h न्यू डैश प्लस 2 h स्क्वायर न्यू न्यू डैश अपॉन C स्क्वायर cos फाई माइनस 1 बराबर 0 कॉमन होना आ रहा है पूरी समीकरण में 2h का भाग दे दूंगा आओ तो कितना बचा यहाँ से अपने पास m0 न्यू माइनस m0 न्यू डैश प्लस h न्यू तो इसका भाग देना है h न्यू डैश अपॉन m0 कॉमन न्यू माइनस न्यू डैश बराबर h न्यू न्यू डैश अपॉन C स्क्वायर 1 माइनस cos फाई उधर बेस दिया मैंने और ये cos फाई माइनस 1 था ना तो 1 माइनस cos फाई m0 C अपॉन लैम्डा डैश h C अपॉन लैम्डा डैश C स्क्वायर 1 माइनस cos फाई C स्क्वायर से ये C स्क्वायर कैंसिल m0 C लैम्डा डैश माइनस लैम्डा बराबर h अपॉन लैम्डा डैश 1 माइनस cos फाई लैम्डा डैश से कैंसिल हो गया लैम्डा डैश माइनस लैम्डा बराबर h अपॉन m0 c 1 माइनस cos फाई लैम्डा डैश माइनस लैम्डा बराबर 0.0242 1 माइनस cos फाई इसको कैलकुलेट किया है और इसको आप क्या लिख सकते हो डेल लैम्डा
0.0242 मैंने साइंटिस्ट करेंगे ना पहले के हाँ नहीं सर नहीं करा था तो करा दी सर तो साइंटिस्ट लिखो साइंटिस्ट हो मैंने हाँ वहाँ से डिफरेंट यहाँ जो काम है ना इस पे मास एंगल देखना है क्योंकि उनके पीछे एंगल है फाई इसीलिए फाई लिखा है मैंने सोचा था कोई है ना इस पे बड़ी खराब है समय सदी काशी बताई मैंने सुना है आप सुनो बात नहीं केस फर्स्ट क्या है तो देखो साहब केस फर्स्ट है इफ थीटा बराबर फाई इफ फाई बराबर कितना 180 डिग्री -1 इसको बोलते हैं पश्च प्रकीर्णन पीछे आ जाएगा फोटो बैकवर्ड स्कैटर्ड गामा किरण की दिशा ठीक है तो ये क्या होगा अपने पास जो डेल लैम्बडा है इसको आपने लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा का है वो 0.0242 cos पाई का माइनस कितना हो जाएगा डेल लैम्बडा बराबर लैम्बडा डैश 0.04 केस भाई केस तो हम कर सकते हैं अगर आप चाहो तो बस एक ही था जो तुम्हारे बस का था बस तो इसकी तो कह रहा था मैं हाँ अब 90 डिग्री जा रही है ठीक जा रही है हो गया देखिए केस सेकंड प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉन की दिशा डायरेक्शन ऑफ इक्वल इलेक्ट्रॉन प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉन की दिशा सुनो ये P1 बराबर आपके पास H/c था P2 बराबर 0 था P3 H2-c P4 कितना था P था यहाँ फाई यहाँ थीटा इस H2-c है ये फाई इधर घटक क्या हुआ कंपोनेंट H2-c cos फाई इधर H2-c sin फाई ये P था जब थीटा था तो P cos थीटा उधर थीटा x दिशा में थीटा बराबर संवेग संरक्षण नियम से देखो h न्यू अपॉन c प्लस 0 पहले का बराबर h न्यू डैश अपॉन c cos फाई प्लस p cos थीटा एक ही डायरेक्शन में जुड़ जाएंगे तो h न्यू मैं डायरेक्ट p cos थीटा निकाल लूं p cos थीटा बराबर h न्यू अपॉन c माइनस इक्वेशन नंबर फर्स्ट y दिशा में संवेग
संरक्षण नियम से। h/c तो पहले तो है ही नहीं y दिशा में, 0 प्लस 0, बाद में कितना है y दिशा में, h डैश अपॉन c sin फाई माइनस b sin थीटा p sin थीटा निकाले, टेंशन निकाल कितना होगा h डैश अपॉन c sin इक्वेशन नंबर प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉन की दिशा मतलब tan थीटा, हां तो tan या यूं कहूं कि इक्वेशन नंबर 2 सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर p sin थीटा अपॉन p cos थीटा h डैश अपॉन c sin फाई अपॉन h न्यू डैश अपॉन c माइनस h डैश अपॉन c cos फाई। ठीक है, अब p से तो p कैंसिल, tan थीटा ये h अपॉन c सब में आ रहा है, पूरा h अपॉन c उड़ा दो, न्यू डैश sin फाई u minus u dash तो बिना डायग्राम समझ में आ जाएगा, बिना डायग्राम घटक वगैरह कैसे निकालेगा। केस थर्ड है प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा सुनो, E बराबर h न्यू माइनस कैसा है सुनो, डेफिनेशन में क्या कहा था कि कोई गामा किरण फोटोन किसी धातु की सतह पर आपतित होता है, तो अपनी कुछ ऊर्जा धातु की सतह के इलेक्ट्रॉन को देकर शेष ऊर्जा से वो क्या जाती है, परिकिणित हो जाती है, क्या होती है, परिकिणित, और शेष ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन क्या जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्राप्त हो जाती है और उससे वो इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है। तो इसकी वो जो ऊर्जा है वो कितनी होगी, जैसे इसकी जो ऊर्जा है वो पता है आपको कितनी थी, h, इसने कुछ ऊर्जा इसको दी और बाकी ऊर्जा से परिकिणित हो गया, तो इसकी ऊर्जा भी आपको पता है h, तो बची हुई किसकी होगी, इसकी होगी ना, प्रतिशत इलेक्ट्रॉन h न्यू माइनस h ठीक। अच्छा तो ये इसकी हो गया E बराबर h न्यू का मतलब c अपॉन लैम्डा, h c अपॉन e बराबर h c कॉमन 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा डैश, E बराबर f c लैम्डा लैम्डा डैश माइनस E बराबर f c डेल लैम्डा अपॉन में काट दो नहीं E बराबर h c अपॉन लैम्डा, एक लैम्डा इसके साथ लिख रहा हूं, आओ डेल लैम्डा का मान जानते हैं अपन h अपॉन m0 c 1 माइनस cos फाई अपॉन लैम्डा डैश बचा हुआ है, तो लैम्डा डैश का मान लैम्डा प्लस h अपॉन m0 c 1 माइनस cos फाई, ये जो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा था ना, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा था वो h अपॉन m0 c 1 माइनस cos फाई था, यहाँ से लैम्डा डैश कितना होगा उधर तो बेस दो, तो लैम्डा प्लस h अपॉन m0 c 1 माइनस cos फाई, ये c अपॉन लैम्डा को मैं न्यू कह दूं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, E बराबर h न्यू और h अपॉन m0 c और 1 माइनस cos फाई अपॉन, यहाँ से लैम्डा अपन कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस h अपॉन m0 c लैम्डा 1 माइनस cos फाई, E बराबर h न्यू, देखो ये इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, h अपॉन m0 c लैम्डा, यहाँ लिख दूं, हां ठीक है वो तो अपॉन में ही अपने आप, और ये 1 माइनस cos फाई अपॉन 1 प्लस h अपॉन m0 c लैम्डा 1 माइनस cos फाई, h अपॉन
m0c लैम्डा को अपन क्या मान ले, अल्फा कांस्टेंट मान ले। तो E बराबर h न्यू और अल्फा 1 माइनस cos 5 अपॉन 1 प्लस अल्फा 1 माइनस cos 5 बस। ओके केस स्टार्ट है। चाहो तो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, h न्यू अल्फा एक साथ लिख दो ना, इनटू में ये देखो आप उतार रहे लिख दिया मैंने। ये कंप्लीट हो गया तुम्हारे, और कर पाओ हमारी कंप्लीट